देखिए, नैनीताल समाचार का प्रकाशन 1977 से शुरू हुआ, इमरजेंसी के ठीक बाद। जब हमने अखबार शुरू किया उस वक्त हम 3 लोग थे मुख्य रूप से, मैं और मेरे साथी हरीशमन जोशी भगत, एक तरह से ड्रॉप आउट थे कॉलेज के, और एक पवन राकेश जो दुकानदार थे। हम 3 लोगों ने शुरू किया, लेकिन जैसे ही हमने अखबार शुरू किया तो उस वक्त उत्तराखंड भर से जो लोग इसमें जुड़ने शुरू हुए। उस वक्त पूरा जो दौर आंदोलनों का दौर था और एक तरह का पूरा पहाड़ में बड़ा मंथन हो रहा था, चर्निंग हो रही थी। तो उसके प्रभाव से नैनीताल समाचार एक आंदोलनों का मुखपत्र बन गया, क्योंकि उसके अलावा उस उम्र में हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया कि हम पत्रकारिता को सिर्फ एक मानसिक विलास के रूप में देखें। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जो उत्तराखंड की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो वो चाहती हैं, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, उनको हम जनता के सामने रखें। क्योंकि बाकी कुछ करने के लिए तो तमाम अखबार थे, दैनिक अखबार थे, जो भले ही बहुत विलम्ब से नैनीताल आते थे। यहाँ पत्रकारिता का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड के अखबारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरू के अखबारों में चाहे गढ़वाली एक अखबार था, शक्ति एक अखबार था, और बाद के दिनों में तमाम कर्मभूमि और इस तरह के अखबार आते रहे। कि ऐसे भी यहाँ अखबार थे। एक गढ़वाली एक अखबार था जिसने तिलाड़ी में, ये बताना चाहता हूँ कि तिलाड़ी एक गढ़वाल का एक ऐसा स्थान है जहाँ की जनता ने जन आंदोलन किया और वहाँ के टिहरी रियासत के राजा ने गोलियाँ चलाई तो दर्जनों लोग उसमें मारे गए। लेकिन वो खबर बाहर नहीं आती अगर एक बहादुर संपादक, गढ़वाली के संपादक विशंबरदत्त चंदोला, उसको अपने अखबार में प्रकाशित नहीं करते। बाद में भले ही उनको इसके लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन वो बात जग जाहिर हुई। तो एक बड़ी संग्रामी टाइप की, एक लड़ाकू टाइप की पत्रकारिता उत्तराखंड में रही है आज़ादी के आंदोलन के दौरान। तो वही हमने भी उसी धारा से जुड़ने की कोशिश करी, उसी परंपरा, उसी विरासत को अपनाने की कोशिश करी। नैनीताल समाचार एक और तमाम सक्रिय लोगों का मंच बना, और दूसरी ओर जो पत्रकारिता को भी अपना कैरियर बनाना चाहते थे, वो उन लोगों के लिए एक नर्सरी बना, एक क्या कहें आपको, कि पत्रकारिता का एक स्कूल बना। क्योंकि उस वक्त तक उत्तराखंड में कोई औपचारिक शिक्षा पत्रकारिता को लेकर नहीं होती थी जिस वक्त नैनीताल समाचार निकाला गया। तो एक बहुत बड़ा समूह है जिनका नाम मतलब दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में जाती है। इसी बीच में सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ आए। उन्होंने जब अखबार देखा, और सुंदरलाल जी तो पिट्ठू लेके पूरा उत्तराखंड का पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते थे, तो वो जहाँ जहाँ गए वो इतने प्रभावित थे। उन्होंने हमें पत्रकारिता के भी, क्योंकि हम कोई ट्रेंड प्रशिक्षित पत्रकार तो थे नहीं, और वो उस वक्त भी अनेक दैनिक अखबारों के लिए काम करते थे, तो उन्होंने पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए उसके बारे में भी हमको थोड़ी एक समझ दी। और इसके अलावा उन्होंने जगह जगह जहाँ जहाँ वो घूमते थे, वहाँ जो न्यूज़ एजेंट होते थे, उनको उन्होंने कन्विंस किया कि ये एक बहुत अच्छा अखबार निकल रहा है, इसको आप अपने स्टॉल में रखिए। जैसे भी दैनिक अखबार या और पत्रिकाएँ होती हैं। तो ये काफ़ी वक्त तक ये भी चलता रहा, और उससे भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आए, हमारे पाठक बने और बाद में सदस्य बन गए। जो अखबार के हमारे जैसे अखबार के खर्चे होते हैं वो छपाई के ही होते हैं और पोस्टेज के ही होते हैं, और दूसरा सैलरीज के होते हैं, वेतन के होते हैं। वेतन देने की हमारी स्थितियाँ नहीं थी, तो बहुत कम एक दो आदमी बीच में हमारे साथ रहे, और वो भी बहुत कम वेतन में, बहुत ही नाम मात्र के वेतन में, जितने में अपने आप को जिंदा रखना भी बड़ा मुश्किल होता है उस वेतन में। क्योंकि उनके पास एक मिशन था और एक जज्बा था, उसके लिए हमारे साथ काम करते रहे। इसके अलावा हमने कभी किसी संवाददाता को पैसे दिए नहीं, जो सबसे बड़ा खर्च हो सकता है। और इसके अलावा यात्राएं होती थी, तो यात्राओं के जरूर खर्चे थे, वो हम जनता से ही चंदा करते हुए, चाहे वो आंदोलन हो चाहे वो पत्रकारिता हो। और कई बार तो हमारा आंदोलनकारी ही पत्रकार भी होता था। वो
किसी मुद्दे को लेकर यात्रा कर रहा होता था, घूम रहा होता था, आंदोलन की कोई पदयात्राएं होती थीं, उन्हीं वही लोग हमारे लिए रिपोर्टिंग भी करते थे। दरअसल उत्तराखंड आंदोलन का जो सबसे चरम पर पहुंचने का वर्ष था 1994, जब उत्तराखंड की सारी जनता, चाहे वो महिला हों, पूर्व सैनिक हों, छात्र हों और सरकारी कर्मचारी हों, व्यापारी हों, सारे लोग आंदोलन में कूद गए थे। एक बहुत बड़ा गुस्सा उत्तराखंड की जनता में था। उससे पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग कुछ ही लोग करते थे, बाकी जनता बड़ी बेपरवाह उससे रहती थी, कोई बहुत ध्यान नहीं देती। ब्रिटिश टाइम में ही यहाँ के लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि पहाड़ जो है वो मैदानों के साथ, उनको एक साथ नहीं रखा जा सकता है। जो उसी वक्त का जो यूपी था, आगरा अवध को जोड़ के, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा अवध, उनके साथ जोड़ के उत्तराखंड पहाड़ पर जो है शासन नहीं किया जा सकता। आज़ादी के बाद इस पर मांग बहुत तेज हुई और अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे पीसी जोशी, उन्होंने पहली बार इस पर अखबारों में लिखना शुरू किया, तो वहाँ से मांग शुरू हुई। तो लेकिन वो मांग, जैसे कहा कि जनता की एक आम मांग नहीं बन पाई, उसको बनने में तो बहुत टाइम लग गया। एक 27% आरक्षण का एक सवाल शिक्षण संस्थाओं में आया, उससे जब छात्र उसमें कूदे तो उसके बाद सारी जनता को ये लगने लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान अब एक पृथक उत्तराखंड राज्य में ही है। तो सारी जनता उसके बाद उस आंदोलन में कूद गई। लेकिन वो एक बहुत अराजक आंदोलन था, उसमें किसी का कोई नेतृत्व नहीं था, कोई यह सब कहने की स्थिति में नहीं था कि इसका नेतृत्व हम कर रहे हैं। हालांकि एक पूरी की पूरी पार्टी ही तब तक बन चुकी थी, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसका सिर्फ एक सूत्री जो एजेंडा था वो यही था कि पृथक उत्तराखंड राज्य। लेकिन उसको जो है, उसकी भी ऐसी मान्यता कोई समाज में उस वक्त तक थी नहीं। लेकिन वो जब मामला आया और उसके बाद सारे लोग, और जितने जन संगठन थे, जैसे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले तो थे नहीं, हम आंदोलन भले ही 1977 से कर रहे थे, तमाम आंदोलन में हम सक्रिय थे, लेकिन उस वक्त तक हम भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में नहीं थे। तो हमारे से तमाम लोग भी उसमें कूद गए। लेकिन वो आंदोलन जो है किसी एक संगठन या एक व्यक्ति का होने की वजह से न होने की वजह से बहुत अराजक था। लोग आंदोलन में तो थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि आंदोलन क्यों और कैसे। और जो उस वक्त जो अखबार, व्यावसायिक अखबार थे, अमर उजाला और जागरण, जिस तरफ सनसनी फैला के लोगों के नाम छाप के जो आंदोलन में आने वाले लोग हैं अपनी बिक्री बढ़ा रहे थे और अपना सर्कुलेशन बढ़ा रहे थे। तो उस दौर में हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि लोग थोड़ा सा आंदोलन को गंभीरता से लें, आंदोलन को एक दिशा मिले और सही चीज़ें लोगों के सामने जाए। तो हमने एक नया प्रयोग किया जिसका नाम रखा हमने उत्तराखंड बुलेटिन, नैनीताल समाचार का सांध्यकालीन उत्तराखंड बुलेटिन। तो हम लोग क्या करते थे कि बहुत कठिन वक्त था, पैसे किसी के पास थे नहीं, खर्चा करने हमारी स्थिति तो कभी पहले भी कभी नहीं रही। तो हमने कई यहाँ जो एसटीडी बूथ से उनसे हमने निवेदन किया कि हम रोज़ आप हमको एक दो फ़ोन करने की अनुमति दे दें, मुफ्त करवा दें। और जहाँ जहाँ हमारा पूरा एक नेटवर्क था, जहाँ जहाँ जिला मुख्यालयों में या बड़े शहरों में हमारे संवाददाता थे, हम उनसे कहते थे कि एक ख़ास वक्त पर आप अपने टेलीफोन के आगे बैठे रहें, क्योंकि तब ये मोबाइल का तो ज़माना था नहीं। और हम यहाँ से उनसे फ़ोन करके पूरे उत्तराखंड भर के खबर समाचार लेते थे। फिर उसको नैनीताल समाचार के कार्यालय में बैठ के एक न्यूज़ बुलेटिन का हम रूप देते थे। और उसके बाद हम जनता के सामने, यहाँ नैनीताल के दो हिस्से हैं, तल्लीताल और मल्लीताल, तो पहले तल्लीताल में और फिर मल्लीताल में उस बुलेटिन को हम लोगों के सामने पढ़ते थे। तो तल्लीताल में बाज़ार के बीच में, उसको अब क्रांति चौक कहा जाने लगा है, पहले भी शायद क्रांति चौक कहा जाता था, वहाँ पर हम उसको करते थे। और वो एक ऐसा स्थान था कि बाज़ार भर के लोग अपने घरों में बैठ के भी उसको सुन सकते थे। बाज़ार के लोग नहीं होते थे, जिनके घर बाज़ार में नहीं है, वो दूर दूर से आके वहाँ इकट्ठा होते थे। और नैनीताल की टोपोग्राफी ऐसी है कि अगर
यहाँ अगर बहुत शोरगुल न हो तो काफ़ी दूर बैठा हुआ आदमी पहाड़ पर, वहाँ पर भी उसको माइक की आवाज़ सुनाई दे जाती थी, अगर हवा का रुख बिल्कुल ठीक हो तो वहाँ पर से भी लोग इसको सुन लेते थे। फिर हम अपना बुलेटिन तल्लीताल में ख़त्म कर, जो मल्लीताल का दूसरा हिस्सा है, तालाब के ऊपर की ओर का हिस्सा मल्लीताल, वहाँ की बाज़ार में हम जाते थे और वहाँ पर भी इसी तरह से ये बुलेटिन पढ़ा जाता था। जब बुलेटिन करते थे तो हम किसी को बख्शते नहीं थे। हमने कांग्रेस के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा किया, उन पर कठोर टिप्पणियाँ करी, भाजपा पर भी टिप्पणियाँ करी और मुलायम सिंह यादव जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन पर तो हम टिप्पणियाँ करते ही करते थे। तो सारे के सारे राजनीतिक दल हमको देखकर नाराज़ थे। तो उन्होंने यहाँ उस वक्त कुमाऊँ कमिश्नर PD सुधाकर एक हुआ करते थे, उनको शिकायत जाकर की कि ये लोग दफ़ा 144 तोड़कर यहाँ पर ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो हमको दफ़ा 144 तोड़नी पड़ेगी। जबकि दफ़ा उस वक्त तो प्रशासन बिल्कुल इतना कमज़ोर था, सरकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं, कोई दफ़ा 144 तोड़ने की उसको हिम्मत, उनको हम पर कार्रवाई करने की शायद हिम्मत भी नहीं थी। तो लेकिन जब हमको ये मालूम पड़ा कि ये लोग उत्तराखंड बुलेटिन का विरोध कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, तो हमने जनता से एक दिन आगे, जब हमने एक दिन बुलेटिन में ये सूचना दी, क्योंकि जनता को मालूम नहीं था, हमने कहा ये लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं ये राजनीतिक दल हैं और वोट की राजनीति वाले लोग हैं और कल को राज्य बन भी जाएगा तो ये लोग ही शासन में आएंगे। हम तो पत्रकारिता और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और हम आज की स्थितियों में ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आप लोगों को सारी जानकारियाँ दें ताकि आप अपना फैसला खुद कर सकें। लेकिन जब ये लोग नहीं चाहते हैं तो हम इस बुलेटिन को बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इनसे सहमत लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हम सहमति हम आपसे लेंगे। इसलिए कल को हम तो कल को भी ये बुलेटिन करने यहाँ पर हमेशा की तरह से आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बुलेटिन न करें आगे को, तो आप कल को मेहरबानी करके न आएँ या कम संख्या में आएँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये लोग गलत कह रहे हैं और हम लोग सही कह रहे हैं और ये बुलेटिन जारी रहना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। जो घरों से सुनते के अंदर से सुनते हैं वो बाहर आएँ, जो दूर दूर से सुनते हैं सामने आकर खड़े हों। तो इसकी इतनी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई कि उस दिन जो और दिनों की संख्या में जो हमारे दर्शक या श्रोता होते थे, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त संख्या में वहाँ उपस्थिति थी कि उस भीड़ को चीरते हुए हमें तल्लीताल से मल्लीताल जाने में कई मिनट लग गए। मतलब जनता का इतना गुस्सा इन पार्टियों को लेकर उस वक्त था। तो तब हमें मालूम पड़ा कि जनता भी अपनी तरह से अभिव्यक्ति दे सकती है। तो हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से ये मानते थे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से पहाड़ को चलाया जा रहा है, उस तरह से उत्तराखंड नहीं रह सकता। इसलिए पहाड़ों को लेकर एकदम नए तरह से सोचना पड़ेगा और उसके लिए भले ही हमको हमारी प्रेरणा लखनऊ नहीं हो सकती कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ विकास क्या है, वहाँ भवन कैसे बन रहे हैं, वहाँ सड़कें कैसे बन रही हैं, वहाँ अस्पताल कैसे बन रहे हैं। हमको अपने पूरी तरह से उसके लिए हमें प्रेरणा के स्रोत भले ही अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से लेने पड़े, भले ही हमें विदेशों में अपने जैसे पहाड़ी जो राज्य हैं जहाँ जैसे हमारे हिमालयी राज्य हैं, वहाँ से हमको जो मिले उस तरह से हमको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। हमारी पूरी समस्याएं पहाड़ से अलग हैं और उस राज्य के लिए यहाँ तक सोच लिया गया था कि हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ के बीचों बीच, क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है, तो गैरसैंण नाम के एक जगह का भी चुनाव कर लिया गया था जो पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य के जो लोग विरोधी थे वो हमारी मजाक बनाया करते थे, कुमाऊं गढ़वाल में तो लड़ाई हो जाएगी, राजधानी के लिए ये लोग लड़ भिड़ लेंगे। तो गैरसैंण एक ऐसी जगह पर था जहाँ से जो लगभग पूरे उत्तराखंड के केंद्र में हुआ करता था। तो ये हमारी मांग थी कि गैरसैंण हमारी राजधानी हो। आज भी जो पुराने आंदोलनकारी हैं वो आज भी गैरसैंण को राजधानी की बनाने की मांग करते हैं। लेकिन उस वक्त राज्य बनने वक्त जो पूरा एक्ट आया उसमें छत्तीसगढ़ को या झारखंड को तो अपनी राजधानियाँ दी गई, उत्तराखंड को ये छोड़ दिया गया। और उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी थी
या उस वक्त की जो सरकारें थीं उन्होंने अपनी सुविधा के लिए देहरादून में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। तो ये आंदोलन गैरसैंण का जो है वो अभी भी चल रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन शुरुआती दौर से ही हम ये चाहते थे गैरसैंण राजधानी बने। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे, विकास किस तरह का हो, पहाड़ का विकास किस तरह का हो, ये मैदानी इलाकों की तरह से नहीं हो सकता, यहाँ खेती या बागवानी किस तरह से हो, यहाँ अगर हमारी जल जो संसाधन है उनका इस्तेमाल किस तरह से हो, वो सारे के सारे चीज़ों पर चर्चा होती थी। अपनी ओर से हम बताते थे, सुझाव भी देते थे। लेकिन उत्तराखंड राज्य में आज 24 साल बीतने के बाद इस पर कुछ नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही भद्दी और गंदी सी प्रतिकृति बन के उसकी एक नकल बन के रह गया है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो राज्य आंदोलनकारी थे उनको तो सत्ता में किसी तरह की भागीदारी मिली नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस, जिनसे मुक्त होने के लिए उत्तराखंड राज्य की कल्पना की गई थी, सोचा गया था, वो वापस इस प्रदेश में बारी बारी से वही लोग शासन कर रहे हैं। तो वो पूरे के पूरे मुद्दे अपनी जगह है। आज तो अब ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आज इतना बदनाम मीडिया हो गया है कि उसे गोदी मीडिया तक नाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो सत्ता की गोद में जाकर बैठ गया है। शुरू से हमारी पत्रकारिता जो है एक प्रतिरोधी, एक बगावती पत्रकारिता की रही, जिससे सरकारी संस्थाएं या सरकार से जुड़े हुए लोग हमसे थोड़ा दूर दूर ही रहे। तो ये शुरुआती दौर से ही एक बार ये रहा कि एक तरह का कहीं कोई क्रैकडाउन ना हो, हमारा दमन ना हो, अखबार बंद न करा दिया जाए, ऐसा मौका उन आंदोलनों के दौर में ही एक आया। तो हमने इसको एक कोऑपरेटिव का रूप देने की भी कोशिश की और बाकायदा कोऑपरेटिव बनाया भी, ताकि इसका प्रकाशन कोऑपरेटिव करे। और मेरे पास सिर्फ जो जिम्मेदारी रहे वो एक संपादक की रहे। और कोऑपरेटिव के जो अन्य फ़ायदे हैं, क्योंकि एक जो सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं कोऑपरेटिव को मिलती हैं, उसका भी हम फ़ायदा उठाएं, तो इसका एक आर्थिक आदत मजबूत हो जाए। लेकिन वो कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसके पीछे कारण ये रहा कि हमारे बीच में कोई व्यावसायिक रूप से जो अच्छी तरह से सोच सके, इस तरह की प्रतिमाएं हमारे बीच में रही नहीं। लेकिन हमारे सदस्य बने रहे। जो एक बार नैनीताल समाचार का पाठक बना, वो आज 40-45 साल बाद भी अगर जो उनमें जीवित हैं उतने ही शौक से नैनीताल समाचार पढ़ते हैं, भले ही उनकी अगली पीढ़ी उस तरह से हमारी पाठक नहीं रही हो, क्योंकि आज की पीढ़ी के जो है रुचियां बदल गई हैं और शायद उनके साथ हम उनकी रुचियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सके हैं, क्योंकि ये ज़माना डिजिटल मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और इस माध्यम से अपनी बात हम कैसे कहें ये शायद हम अब तक नहीं सीख पाए हैं। लेकिन वो हमारे जो पूरे वफादार, बड़े लॉयल किस्म के पाठक थे, वो जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और जब तक अपनी प्रतिक्रिया हमको देते रहते हैं। नैनीताल समाचार एक अखबार ही नहीं था, एक समाचार पत्र ही नहीं था, एक जिसे हम अड्डा कहते हैं, लोगों के मिलने जुलने का पूरा एक केंद्र था, जहाँ विचार विनिमय होता था, समसामयिक समस्याओं पर बातचीत की जाती थी, योजनाएं बनती थी, आंदोलनों के कार्यक्रम बनते थे, कई चीज़ें, मतलब नैनीताल को लेकर ही कई तरह के आंदोलन यहाँ हुए होंगे कि यहाँ की जो समस्याएं, ये इतना अच्छा शहर जो बर्बाद लगातार हो रहा है, इस पर लेकर हमने चर्चा की होगी। और एक तरह के, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरी जो जिद है वो तो ये, क्योंकि 47 साल हम पूरे कर चुके हैं, तो 50 साल क्यों ना इसे पूरे किए जाएं, ताकि कम से कम ये तो हो कि एक ऐसा अखबार था, छोटा अखबार, जो अपने ही न्यूनतम साधनों से एक ही संपादक के रूप में, शायद बहुत सारे अखबार होंगे जिन्होंने 50 साल पूरे किए। हमारे तो उत्तराखंड में तो शक्ति जैसे अखबार हैं जो 100 साल से भी पुराना, जिनका इतिहास हो गया है, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से एक अखबार के रूप में ना तो उनकी कोई छवि बची रह गई, और इन 100 सालों में उनके अनेक संपादक बदलते रहे। लेकिन नैनीताल समाचार का संपादक जो 1977 में था, वो आज 2024 में भी। तो लेकिन नैनीताल समाचार बना रहे, ये इच्छा अपनी जगह है, लेकिन अब सामर्थ्य नहीं लगती। इसलिए मेरा तो जो पत्रकारिता में जो लोग रुचि रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह भी होगा कि अगर वो आएँ और नैनीताल समाचार को संभालें, अगर इसकी वो पूरी भूमिका को
वो अगर समझते हैं और इसकी जो पूरी अवधारणा का पीछे का जो सच है उसको अगर समझते हैं, वो अगर संभालें, तो ये परंपरा जो लुप्त हो रही है बहुत आगे तक जा सकती है। आज नैनीताल के समाचार के पाठकों में और बाकी उत्तराखंड को समझने वाले लोगों में ऐसे तमाम लोग होंगे जिनके पास ऐसी सुविधाएं होंगी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो म्यूजियम्स में हैं, जिनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, वो नैनीताल समाचार पर इस तरह का अगर काम कर सकें, इसको जो भी है PDF फॉर्म में या जो और भी जो तरीके होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उस रूप में इसको ले सकें और इंटरनेट पर डाल सकें। जो पुराना नैनीताल समाचार का जो पूरा आर्काइव है उसको किसी न किसी रूप में डिजिटल रूप में आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक धरोहर है जिसको इन 50 सालों का उत्तराखंड जानने की जिसको ज़रूरत है उसको नैनीताल समाचार के लिए आना ही पड़ेगा। नैनीताल समाचार की फाइलें देखनी ही पड़ेंगी। अगर वो डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा सर्च करने के लिए। आज मुझे भी पिछले 50 सालों में क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, याद नहीं आता। मुझे 6 महीने पहले क्या लिखा मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ता। तो मुझे जब वो पन्ने पलटते हुए ढूंढना पड़ता है, खुद मुझे भी बड़ी दिक्कत होती। तो आज जब टेक्नोलॉजी इतने आगे आ गई, आप सर्च करके कोई भी सामग्री को ढूंढ सकते हैं, तो उस रूप में जब तक नैनीताल समाचार नहीं आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। और ये इतनी बड़ी जो विरासत है हमारी, ये थोड़ा मतलब इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होगी। तो मेरा सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सामग्री को बचाएं और जो भी हमारी मदद कर सके, और नैनीताल समाचार का प्रकाशन 50 साल बाद भी बंद ना हो। नए लोग आएँ, हम लोग पुराने हो गए हैं, लेकिन जो लोग पूरे हिमालय, उत्तराखंड के लिए, हिमालय के लिए, देश के लिए सोचते हैं, वो आके इसकी जिम्मेदारी संभालें।